चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें था कि आज जीव विज्ञान के प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत कॉमन है और बहुत महत्वपूर्ण है पर परीक्षा बार। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ से है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अरस्तु। लोग हैं, 4 लोग यहाँ पे। पढ़ा लिखा। तो जवाब आपका था अरस्तु, तो इसका जवाब सही अरस्तु है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलग तरह का है, थोड़ा सा आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। उसमें बताता है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाणु विज्ञान का, फसलों का, कोशिका का या जनसंख्या का? किसका अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी? जनसंख्या। कोशिका का। सेल माने होता है कोशिका। और इसी से जो है इस साइटो सबसे बना है, तो साइटोलॉजी कहते हैं इसको। बहुत कॉमन हो जाएगा। कोशिका विज्ञान को हम, इसका जनक कौन थे? कोशिका विज्ञान के, कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? के जनक एक हुक जो, तो हुक गलत आता उसका का जनक है। चलिए आगे आ जाइए। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बहुत सारे तत्व हैं शरीर में नहीं बनते हैं, हम बाहरी चीजों से प्राप्त करते हैं उसको हैं। क्या है जो इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं? विटामिन ए, प्रोटीन। वैसे इसमें विटामिन ए सही क्या होगा? विटामिन ए, उससे सारी चीजें हम बाहर से ही प्राप्त करते हैं। एंजाइम भी शरीर में बनता है, वसा भी बनती है, लेकिन वसा प्राप्त करके उसका निर्माण शरीर करती है। तो विटामिन ए जो होता है जिस रूप में मिलता है उस रूप, और विटामिन ए को बारे में के तेल में यकृत, मछली का जो यकृत होता है उसमें मुख्य रूप से मिलता है। लेकिन विटामिन ए का भी निर्माण शरीर में होता है, लीवर में, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होने को होता है, लेकिन इसको सही करता है। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि यकृत जो आपकी होती है उसका इकट्ठा करने वाला काम करती है। जो भी विटामिन आपको होता हो, लेकिन मैडम जी कहेंगे हमको विटामिन ए की मात्रा लगातार लेते रहने की आवश्यकता है। विटामिन ए के जो भी अवयव हैं जिससे हम प्राप्त करते हैं इसको, चाहे गाजर हो, चाहे मछली हो, या जिससे भी मिलता हो विटामिन ए, वहां पर हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन ए को एंटीबॉडी कहते हैं शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। विटामिन ए जरूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपके विटामिन ए बराबर मात्रा में है तो आपको रोग और बाकी चीजें आप पर कम असर करेंगी। प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से प्रसिद्ध है विटामिन ए। और साथ में जो रतौंधी रोग होता है, रात में दिखता नहीं है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन ए निभाती है। निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? तो इसका जवाब दे दीजिए, एड्स होने का कारण क्या है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का नाम होता है। 2 प्रश्न है लेकिन जवाब विषाणु। चलिए, आपका वायरस है, वायरस नाम बता दीजिए, क्या नाम है इसका? वो विषाणु है। कौन वी फुल फॉर्म क्या इसका है? एड्स वायरस है।
अच्छा को कमजोर करने का वायरस है ये। तो HIV, इसीलिए इसका HIV का मतलब होता है ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। और एड्स शब्द आता है, यही इस पर बार बार पूछता है एड्स क्या है। डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म किसी को पता है? एड्स का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा नहीं। चलिए, मुझे भी कंफर्म रूप से याद नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाएं शरीर में कहाँ पर बनते हैं? उसका निर्माण यकृत में होता है, या प्लीहा में, या हृदय में, अस्थिमज्जा में? कहाँ पर बनते हैं लाल रक्त कणिकाएं? बड़े कॉमन प्रश्न है, परीक्षा में बार बार इस तरह प्रश्न आते भी हैं मज्जा। सामने। तो इसका जवाब है अस्थिमज्जा। होता है, क्या कहते हैं? निर्माण मतलब निर्माण होता है अस्थिमज्जा, मरते कहाँ पे हैं? सुसाइड कहाँ करती जाकर के? प्लीहा में। बाकी चीजें जो होती हैं वहां जाकर। मज्जा की थैली नहीं भाई, वो है। अगला, लार किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के, प्रोटीन के, स्टार्च के, विटामिन के? लार, मुंह का जो लार होता है, टाइलिन या कुछ करके इसमें एंजाइम होता है लार में। और किसके बताओ, किसके पतन में सहायक होता है? वसा के, प्रोटीन के, लार जो होता है। हो सकता है कि ये सही है, माड़, मंड। जैसे आपका चावल खाते हैं तो चावल में माड़ जो निकलता है, स्टार्च निकलता है। एक चीज और नहीं रखिएगा, स्टार्च को लेकर दिमाग में, आप लाल रंग में जैसे कैप्सूल खाते हैं उससे तो एक फूल बनी होती है, आवरण होता है लाल रंग का, भूरे रंग का होता है। उसका निर्माण बताओ किससे होता है? कैप्सूल का आवरण किसका? किसका बनता है? कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है उसका आवरण किसका बनता है? इसमें से क्या सही करेंगे आप? स्टार्च ही सही करेंगे। स्टार्च ही सही है। और कैप्सूल का आवरण जो होता है स्टार्च का बनता है, मुंह में तत्व निकल जाता है और कोई नुकसान नहीं करता है। किस तत्व में असामान्य वृद्धि होती है? तत्व एक है, उसकी कमी जब होती है थायराइड बढ़ती जाती है, तो बता दीजिए। आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम? कैल्शियम, कैल्शियम। अरे भैया, थायराइड ग्रंथि बढ़ रही है, दिमाग सही कर, दिमाग सही आयोडीन, लगाइए। आयोडीन की कमी। घेघा, हाँ तो कैल्शियम भी तो होता है उसमें सर। अरे भाई मुख्य तत्व कौन सा के लिए? जी उसका तो मुख्य तत्व तो आयोडीन है। तो आयोडीन ही सही करेंगे ना। तो कॉमन जी जैसे मान लीजिए हड्डी के बारे में पूछता है कि हड्डी का मुख्य तत्व क्या, तो आप फास्फोरस सही करेंगे या कैल्शियम सही करेंगे? होता तो आपका में कैल्शियम चाहिए उसको, उसके बाद बाकी तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तीनों के वियोग से ही आपकी हड्डी का निर्माण होता है। लेकिन अगर सबसे जो वहां पे पड़ेगा तो आपको वहां पे कैल्शियम को ही सही के लिए। घेघा की अंग्रेजी क्या होती है? घेघा रोग की अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कभी कभी परीक्षा में इस तरह देकर ही परेशान करेगा आपको। ग्वाइटर, क्या बोलते हैं इसको? है ग्वाइटर। ग्वाइटर नाम इसका इंग्लिश में है, इसी को अंग्रेजी
पैराथायराइड ग्रंथि, ग्रंथियों के दो थायराइड, तो इसमें से दो ग्रंथियों से एक ग्रंथि प्रभावित होती है, तो कौन सी ग्रंथि प्रभावित से होती है? पैराथायराइड, थायराइड। ये ग्रंथि का जो है सीमित मतलब अनियंत्रित रूप से होता है, पूरा बड़ा हो जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? बी और सी। इस पर चर्चा अजीत ने किया भी था, चर्चा इस पर हुई। इसमें बस है, बस बी सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बस जल में है, या इस तरह कुछ करके बना लीजिए, जैसे बना सकते हैं। बहुत सारे इसके निर्माण मतलब बनाने के तरीके हैं। बाकी विटामिन इसमें यह था कि बस में नहीं है, ये भी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा सारे विटामिन जो होती है बस आप घुलनशील है, ठीक है। बी और सी, बस जल में है मतलब बस जल में घुलनशील है, तो बस क्या हो जाएगी यहाँ पे? बी और विटामिन बी और सी जो होती है। जैसे सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। आंवला को जानते हैं आप, है जल में जो आंवला को आप जो है जो गर्म करते हैं या जल में मिलाते हैं, तो उसके विटामिन जो है जल में मिल जाती है, या घुलन उसमें घुल जाती है। गर्म करेंगे तो बिल्कुल जो है आंवला का जो है सारी चीजें उड़ जाएंगी। इस चीजों को कच्चा खाइए, आपके शरीर में अधिकतम मात्रा में पहुंच जाए। तो बस बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी इसके अलावा विटामिन जो होती है वसा में घुलनशील हुए। आप लोग लाल रंग क्यों होता है? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, सभी क्या सही करेंगे? लाइकोपीन। जवाब आपका सही हो सकता है। चलिए, लाइकोपिन है, और टमाटर बड़ा यूजफुल है, लाभदायक शरीर के लिए है, लेकिन टमाटर जो है शुद्ध रूप से है, तो बिल्कुल उसको इसे खाइए, पका हुआ टमाटर खाइए, बहुत सारी चीजों में बहुत फायदा। निम्नलिखित में किसकी कमी का रोग होता है? अरक्तता, अंग्रेजी में एनीमिया। तो क्या हीमोग्लोबिन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, विटामिन सी, क्या चीज है इसका होता है? हीमोग्लोबिन। आपका जवाब है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके यहाँ पे है लोहे नहीं, कल पता होती है। दोनों चीज ऑप्शन परीक्षा में दे सकता है, आपका हीमोग्लोबिन दे दे या आपको लोह दे दे, उसकी कमी शरीर में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड। साइट्रिक, साइट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक, एस्कार्बिक और स्कार नाइट्रिस। स्कार्बिक। स्कार्बिक है सर, स्कार्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। यहाँ पे आप सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। साइट्रिक बताओ क्या होता है जी? साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है? साइट्रिक अम्ल गलती हो गया, नींबू में पाया जाता है। अच्छा, नींबू में होता है। साइट्रिक का मतलब होता है सिरका, साइट्रिक का मतलब सिरका होता है। हाँ हाँ, सिरका में, लेकिन वहाँ पर सिरका दिखता है वाले तो 10% सिरका का, हाँ, सिरका जो होता है, सिरका मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल होता है, जो मुख्य रूप से मिलता है। और स्कार्बिक जो आप नींबू की बात के, नींबू में भी स्कार्बिक मिलता है। सारे खट्टे पदार्थ फल जो भी आपके हैं सब में स्कार्बिक अम्ल ही। सिरका जो होता है उसमें आपका साइट्रिक होता है, साइट्रिक का इस्तेमाल सिरका में होता है। चलिए अगले पे आते हैं। मानव सिरका शरीर में की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सिरका में एसिडिक एसिड होता है।
एसिटिक एसिड। एसिड एसिड होता है वहाँ एसिटिक सर। हाँ, एसिडिक एसिड होता है सिरका में। एसिटिक एसिड तो सही कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हमको भी हो रही है। एसिटिक एसिड तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पर होता है भैया? साइट्रिक वाला कहाँ मिला है? खट्टे नींबू फलों में में शायद होता होता है, नींबू में। है। खट्टे फलों में शायद। हाँ ठीक है, इसका नाम खट्टे फलों में ये साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में, पूरी उसका नींबू से लेकर सारी चीजें उसमें मिलता है उसमें। हाँ सही है, हाँ, वो एसिटिक एसिड है। खट्टे। सिरका वाला बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं तो ये समस्या हो गई होती है यहाँ से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी मानव शरीर की? थायराइड। एड्रिनल है? कोई नहीं। तो चलिए थायराइड ग्रंथ का नाम लिया आपने, सही जवाब आपका सही होना चाहिए। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है, पीयूष। सबसे पीयूष है। इसको मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथ को जो है मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और उसका थायराइड ग्रंथ जवाब सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम आपके पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को ही हम जो है क्या मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। मुख्य ग्रंथि जो होती है, मास्टर जो सबको कंट्रोल करती है। अगला देखिए यहाँ पे फूलों का अध्ययन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं फूलों के अध्ययन को? तो एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और पॉलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी ओमोलॉजी। पोलिनोलॉजी है। ये हमें लगे पॉलिथीन का झिल्ली का निर्माण जो होता है, फिलहाल कंफर्म नहीं है, इसको लेकर के हैं हम। एक बार पुनः देख लीजिए, फूलों का अध्ययन देख कंफर्म करिए, वो तो नहीं है, पोलिनोलॉजी तो नहीं है। वो पंपोलॉजी शायद होता देखिए है उसका, पोमोलॉजी ऐसे ये करके है कुछ। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो आपका है, जो मिर्गी उर्गी लोगों का आती है, उसका अध्ययन करता है। क्या है? एस्ट्रोलॉजी वाला में लग रहा अध्ययन इससे होता है। चलिए कंफर्म नहीं है, मिर्गी वाला होगा या तो जो है कि अध्ययन होगा एस्ट्रोलॉजी। चलिए देख लीजिए एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी किसका और होता है? फ्लोरिकल्चर कल्चर में कराएंगे, फ्लोरिकल्चर। लाजी शब्द करके जो है इसको ये गुर्दे के कार्यात्मक से, गुर्दे के एक सान है कि क्या नेफ्रॉन चीज है। है? गुर्दे नेफ्रॉन। की थोड़ा कार्य बड़ा कीजिए ऐसे, थोड़ा बड़ा नहीं होगा? क्या है? रुकिए रुकिए, बड़ा कर देते बड़ा, हैं हमें, बड़ा हम कर नेफ्रॉन, देते हैं। नेफ्रॉन होगा। कान कुछ बड़ा हुआ। हाँ हो गया सर। कार्यात्मक इकाई जो है क्या यहाँ पे है, क्या सही है यहाँ पे? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कुछ ऑप्शन कट जा रहे हैं इधर के। बड़ा पुष्प कौन सा? रेफ्लेक्स। रुकिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? देखिए दो पुष्प हैं, एक छोटा है एक सबसे बड़ा है। या जो है सबसे छोटा है, बड़ा है। रिफ्लेक्स। रेफिया सबसे छोटा है और रिफ्लेक्सिया क्या सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे चर्बी होती है, चाहे चर्बी होगी, त्वचा के नीचे उपस्थित वहां किसके विरुद्ध कार्य करती है? शरीर में उष्मा की हानि, शरीर में लवण की हानि, द्रवों की क्षति नहीं। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ से कटा हुआ, जो हमारी चर्बी होती है, तो किसके विरुद्ध?
शरीर में उष्मा की हानि करती है, शरीर में लवण की क्षति करती है, शरीर में अनिवार्य द्रवों की क्षति करती है, कोई नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। शरीर में अनिवार्य द्रवों की उष्मा की और तो ठंडी और गर्मी बहुत तेजी से आपको पकड़ लगती है। तो उष्मा नियंत्रण का काम कौन करती है? चर्बी करती है। उष्मा नियंत्रण काम करती है चर्बी, जरूरी तो बहुत। अगर ठंडी लग गई तो काम आप हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? क्या तत्व होता है मूत्र में, उसके कारण उसका रंग पीला हो जाता है? वसा है, यूरोक्रोम। चलिए देखते हैं, इसका जवाब देख लेते हैं। चलिए सही है, यूरोक्रोम। अगला है, अंतर स्राविक ग्रंथि कौन से किया गया? प्रश्न वही लौट करके जो भी चर्चा इस पर हम लोग किए थे, बता दीजिए। पढ़ना, थायराइड है, पीयूष है, हाइपोथैलेमस है और अलिवृक्क है। तो अभी चर्चा अभी हमने किया था, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पे देखो एक प्रश्न आया, इसको देख लीजिए। इसका हाइपोथैलेमस कौन सा काम करता है? ताप नियंत्रण। क्या काम? ताप नियंत्रण का काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। क्षुधा सिग्नल देती है, मतलब भूख शमन का है, और इसका सिग्नल जो भी काम जो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि का है, ये भी काम करती है। भूख लगी हुई होती है आपको, तो खाना खाने के 15 मिनट बाद सिग्नल देते, खाना खा लेंगे तब भी सिग्नल उसका मिलेगा नहीं। मतलब खाना अगर धीमे धीमे जो खाते हैं, मतलब खाना खाने के स्टार्ट का समय 15 मिनट का होना चाहिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अनुसार। इतना टाइम खाना खाएंगे तभी लगेगा कि आपका पेट जो है भरा हुआ है। अगर अब आप जल्दी जल्दी उसको ठूसते गए पेट में, तो ये करते थे काम बाद, थोड़ी देर बाद लगेगा, पहले लगेगा भूख आपकी, लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि आपको रेड ब्लड सेल जहां अपना जाकर आत्महत्या करती है, आरबीसी, अस्थि मज्जा, प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान। यकृत है, हृदय है, प्लीहा प्लीहा है। आरबीसी का निर्माण, कंस्ट्रक्शन वाला काम अस्थिमज्जा में होता है। यकृत हृदय करता है, तक पंपिंग करके पहुंचाता है। यकृत बताओ कौन सा यकृत का काम है रक्त को साफ करना, स्वच्छ करना, उसको छानना। हृदय का काम है अंग तक रक्त को पहुंचाना। और प्लीहा का काम है जो खराब रक्त, आरबीसी का को जो खराब आरबीसी को निम्नलिखित में से किस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? तो उनका जो लंग होता है, हृदय, लीवर होता है, क्या होता है? काला हो जाता है। इस्पात उद्योग। अच्छा बताइए, काला वाला इसमें काम दिख रहा है, सबसे काम कौन सा है? नींद नदी। तो कोयल ब्लैक, अच्छा ब्लैक रंग है, उनका, उन व्यक्तियों का जो लीवर लंग होता है,
काला पड़ जाता है। तो ब्लैक लंग रोग जो होता है ये कोयले के खाद्यान्न में काम करने वालों को होता है। जब आप इसका देखिए क्या सही है, कोयले के खनन उद्योग में जो है जो होता है उनको ये रोग होता है। अगला इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है, क्या होता है? कौन सा सही है इसमें? विषाणु हो गए इसमें, ब्लैक वाले में। अच्छा ठीक। ये देखिए यहाँ पे कोयला खनन उद्योग सही है। दिख नहीं रहा, बार बार कट रहा। ब्लैक लंग रोग जो होता है कोयला खनन उद्योग के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा शब्द है, इन्फ्लुएंजा ये रोग के कारण क्या है? जीवाणु माने जो सर्दी जुकाम होता विषाणु का है क्यों होता है? विषाणु के कारण है। सहवाल क्या चीज है? विषाणु। ये इनका क्या है? एक तरह का विषाणु। नदी के जल प्रदूषण निर्धारण के लिए किसकी गोली हुई मात्रा की माप की जाती है? जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए तत्व ज्यादा मात्रा में होता है तो लोग कहते हैं जल जो है प्रदूषित हो गया है। नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन? नदी बोले एक बार देख लीजिए, नदी के निर्धारण के लिए किसकी गोली नहीं घुली मानी है यहाँ पे, किसकी घुली हुई मात्रा की माप की जाती है? इससे पता चलता है कि पानी का जल जो है ज्यादा दूषित है कि सही है। ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। क्रिटिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओ सम्राट बनवासी नहीं, बीओ तो क्या होता है कि पानी के लिए हम उसमें जल की बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए। आपका जवाब देख लीजिए यहाँ पे, जवाब देखिए, जवाब आपका सही होना चाहिए। तो ऑक्सीजन है वो। और बीओडी पैमाना एक है, बायोटिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी जितना अधिक ऑक्सीजन की मांग करता है उतना ही गंदा होता है। अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन वहां पे मांग रहा है, इसका मतलब पानी क्या कर रहा है? पानी की गंदगी बढ़ी हुई है। तो इसी को घुलनशीलता को देख करके उसका अनुमान करते हैं पानी हमारा शुद्ध है कि घुला हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बताइए? सबको पता है, तुरंत जवाब दे दीजिए इसका। क्या सही करेंगे आप लोग? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस को हम जो CO2 और ठोस रूप में मिलती है। चर्चा कई बार इस पर परीक्षा प्रश्न भी आया हुआ है। ठोस CO2 ग्रहण जब करती है क्या इसका क्या तापमान पर होता है? काम है उसका तापमान तापमान पर जो होता है CO2 गैस जो होती है क्या करती है? जम जाती। परीक्षा में आप है कौन सी गैस जो है शुष्क बर्फ के रूप में जम जाती है? बर्फ का मतलब होता है CO2। CO2 जो -78 तापमान होता है रूप ग्रहण कर लेती है, बन जाती है। और आप सारे पेय पदार्थों में जो है उसको शुद्ध रखने के लिए, ताकि बहुत दिनों तक पेय पदार्थ खराब ना हो, आपके चाहे को कोला हो चाहे पेप्सी हो, तो हम सबको जो भी चीजें हैं सब में क्या होता है? CO2 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी जानिएगा कि रोटी जो बनती है, जो फूलती रोटी है, किस गैस के कारण फूलती है? CO2। तो CO2 है आपका। और खमीर उद्योग जो होता है, पावरोटी उद्योग जो होता है, इसमें मुख्य रूप से CO2 गैस का इस्तेमाल बढ़िया से वहां पे किया जाता है। आगे जाइए। निम्नलिखित में से किस जीव को बिना रक्त नहीं होता है, लेता है, बिना रक्त के सांस लेता है? कौन सा जीव? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मेढक। इसमें रक्त नहीं है।
तिलचट्टा। तिलचट्टा करेंगे तिलचट्टा कि हाइड्रा होगा तिलचट्टा सर? मेरठ में नहीं हाइड्रा, होता है, हाइड्रा होगा। तो सही है। तो नहीं होता फिर भी श्वसन क्रिया करता है वो। पूरी काट दीजिए तब भी 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है वो। और लोग ऐसा मानते हैं सबसे अधिक जीवित रहने बम विस्फोट भी हो जाए, कोई बचेगा तो सबसे पहले कौन बच सकता है? तिलचट्टा ही बच सकता है। और केचुआ के बारे में जान, केचुआ कैसा तो है लिंगी, इसमें जो है केचुआ में पाए जाते हैं। और मेढक ऐसा जीव है जो 3 तरह से श्वसन क्रिया करता है, त्वचा से भी करता है, फेफड़े से भी करता है, और भी एक व्यवस्था इसकी है, मतलब है पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तब भी कुछ विशेष व्यवस्था के साथ श्वसन क्रिया कर लेता है। गिल्स से लेकिन पानी के अंदर भी श्वसन क्रिया कर लेता है जो है, लेकिन गिल्स शायद नहीं है, मछली वाला होता है। हो सकता है कि इसमें डेवलप कुछ न कुछ हुए हों, और पानी श्वसन क्रिया करता है। मतलब ऐसी प्रकृति ने इसको व्यवस्था मेढक को दिया हुआ है कि हर हाँ जो किस जीव? जवाब देखिए इसका। आवाज बहुत कट रही है। हेलो, आवाज बहुत कट रही है। फिलहाल जो है कि घर पे है, नेटवर्क को सबका दिक्कत हो। 1 मिनट, फोन आ रहा है किसी का। हेलो सर, अभी बात करते हुए क्लास ले रहे थे, अभी बात कर रहे हैं आप। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रा सही कर लेंगे आप। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी टीका लगता है? तो कौन सा रोग है? सबको पता होना चाहिए, बता टीबी। दीजिए। टीबी टीबी के लिए लगता है। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीबी का कौन सा बताओ, जीवाणु विषाणु, क्या चीज बताओ? जीवाणु विषाणु है टीबी वाला रोग जो है हमारा। विषाणु। और कोई बताए? विषाणु है, जीवाणु है? टीबी का जीवाणु होता है। जीवाणु होता है, एक चीज याद रखिए, विषाणु जो होता है किसी दवा से ठीक नहीं जल्दी होता है, और जीवाणु जो दवाओं से ठीक होता है, उसके जीवाणु मरते हैं दवाओं से, लेकिन विषाणु जल्दी मरते नहीं, बल्कि उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। तो टीबी रोग एक जीवाणु जनित रोग है, और ट्यूबर कुछ के नाम इसका है, ट्यूबर बैसिलस नाम, हाँ ट्यूबर बैसिलस नाम इसका है। टीबी के जीवाणु जो है ट्यूबर बैसिलस कहते हैं। पोलियो का टीका किसने बनाया था? नाम बताइए। पोलियो का टीका अलेक्जेंडर। नहीं, किसी पता है पोलियो टीका निर्माणकर्ता कौन था? पोलियो टीका, चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आना चाहिए। पोलियो का टीका जो सिल्क है, सिल्क नाम इसका है, नाम नहीं आ रहा है,
जेनर है, चेचक का जेनर है, चेचक का टीका जो जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। और खसरा जो होता है इसके लिए भी एक टीका लगता है, बताइए नाम क्या है खसरा के लिए? खसरा के लिए कौन सा टीका लगता है? अभी जल्दी में डी क्या नाम है, जल्दी में टीका लगवाया गया था बच्चों को। ये तीन तीन टीके साथ में लगते हैं इसमें, खसरा, काली खांसी और एक तपेदिक, क्या बोलते हैं इसको है। चलिए देखिएगा इसको, ये सब चीजें परीक्षा में यहाँ से। पोलियो वाला टीका सिल्क शायद एडवर्ड जेन ने पोलियो वाला, चलिए नाम याद नहीं आ रहा है। खसरा का नाम, खसरा का भी नाम नहीं आ रहा हमको, क्योंकि बड़ा 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 आसान है, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए टीबी का जो है, अच्छा तो टीबी का टीका किसने बनाया था? टीबी वाला, टीबी का टीका लगता है बीसीजी, ये भी नहीं पता है। चलिए आगे। हेलो सर, वो जेई और मिजिल्स लगता है खसरा के लिए। हाँ हाँ हाँ, मिजल्स, नहीं मिजल्स का तो छोटी माता बड़ी माता कहते हैं उसको। सबका टीका एक लगता है, खसरा का, छोटी माता का, बड़ी माता का टीका एक ही, उसका अलग से नाम उसका एक है। तो जेई है सर? नहीं, टीबी नाम है क्या? जेई, जेई भी लगता है। चलिए जेई है, जेई है। डीबीटी कुछ ऐसा कुछ करके नाम है, डीटी कुछ करके नाम उसका एक है। ठीक है, खसरा और छोटी माता बड़ी माता, मिजल्स माने होता है बड़ी माता छोटी माता। और लोग कहते हैं किसी देवी देवता का प्रकोप है, बहुत लोग पूजा करते हैं निकलता है तो, और जिसको पूजा करते हैं उसे ज्यादा होता है। चलिए, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? ये भी चर्चा इस पर किया था हमने, तो तुम बता दीजिए। पीयूष ग्रंथ का नाम या नहीं दिया, अब क्या करेंगे? पीयूष ग्रंथ का नाम नहीं, पेट्रियोटरी सर। चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश में नाम उसका, पीयूष ग्रंथ का नाम इंग्लिश में क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथ है। तो इसका जवाब आप देख लीजिए आप जो है। चलिए बहुत बढ़िया। पिट्यूटरी ग्रंथ को ही पीयूष ग्रंथ के नाम से जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? निषेचन जो क्रिया होती है जहां से पुष्प का फल या निर्माण होता है, किस भाग में होता है? पुंकेसर में, अंडाशय में, स्टिग्मा में, रेशा में, किस में होता है? केसर में। पुंकेसर, स्त्री केसर, और क्या बोलते हैं, 4 पार्ट होते हैं सरसों का फूल का बारे में, जो विज्ञान पढ़ने वाले जानते होंगे। तो बता दीजिए इसमें से किसमें निर्माण होता है, निषेचन कहाँ पे होता है? भाई देखिए इसका जवाब सही क्या है। इसका जवाब है अंडाशय। अंडाशय में जो है निषेचन होता है पुष्प में, और फल बाद की बनने की प्रक्रिया ही शुरू होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाते हैं न्यूक्लियस के बाद? तो राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाएं में, सभी में। लाल मेहंदी लगेगा सभी। तो सभी सही करेंगे इसको, जवाब देख लीजिए इसका सही क्या है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा ऊर्जा की थैली कही जाती है सेल के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में। अगला है, किसके प्रदूषण के कारण मानव वृक्क का विकार होता है? प्रदूषण किसका होता है जिसके कारण मानव के जो वृक्क में, या किडनी कह लीजिए, किडनी कहते हैं इसको, वृक्क को किडनी कहते हैं, इसमें विकार होता है। लोहा के, सीसा के, कैडमियम, कॉपर, क्या चीज सही करेंगे? सीसा जहाँ तक होगा, सीसा। कॉपर, सीसा, सीसा ही हो सकता है। देख लेते हैं जवाब क्या इसका है। कैडमियम लिखा हुआ है, कैडमियम लिखा हुआ है। और कैडमियम बताएंगे, कैडमियम क्यों फेमस है, क्या चीज कैडमियम है? इस पर चर्चा हमने कई बार किया हुआ है कैडमियम को लेकर के। क्या काम इसका, उपयोग कहाँ पे होता है? कोई बता दे। मैंने बताया कई बार, परमाणु भट्ठी में जो है मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, कैडमियम छड़का। कई बार चर्चा इसको लेकर मैंने किया हुआ है। परमाणु भट्ठी में
चेन रिएक्शन को रोकने के लिए कैडमियम का छड़ का इस्तेमाल होता है। इसे एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ये शोषित कर लेता है, कैडमियम की छड़, और जो चेन रिएक्शन होती है नियंत्रित होती है। शीशा भी खतरनाक है और तंत्रिका तंत्र विकार उत्पन्न करता है। लोहा जानते हैं आप, हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व है। कॉपर की कमी से बताओ अधिकता से कौन सा रोग होता है, बता दीजिए। कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अधिक कॉपर खा लेंगे तो कौन सा रोग पकड़ेगा आपको? कोई बताते अधिक कॉपर खाने से रोग कौन सा होता है आपको? अधिक कॉपर लोहा खा लेंगे अधिक तो कौन सा रोग पकड़ेगा आपको? लौ मेहता होता है क्या? नहीं, लव मैदा तो लोहा खाने से होता है भाई। हाँ, अरे उसमें लव बताया था आप, मैदा, अंडा खाने से, उसके बर्तन में कॉपर बर्तन में अंडा खाने से होता हाँ है। हाँ, बिल्सन रोग इसका नाम, बिल्सन। हाँ, बिल्सन। बिल्सन रोग होता है। अंडे में गंधक होता है, और गंधक क्या करता है? गंधक जो होता है, जो तांबे का पात्र होता है उसको जो है उसको काटता है। और दही भी आप रख लीजिए, दही में भी गंधक कुछ मात्रा दही में भी मिलती है। अगर तांबे के पात्र में दही रख देते हैं तो क्या तुरंत करती है दही जो है, उसको काट देती है, उसको काटती है, और तुरंत आपको दही, अधिक मात्रा में दही में आप जो है कॉपर को जो खा लेते हैं आप लोहे को या इसको खाते हैं तो अधिकतर आपको विल्सन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दही जो है तांबे के पात्र में नहीं रखी जाती है। चलिए, ग्लूकोमा रोग जो है का संबंध शरीर के किस अंग से? ग्लूकोमा कहाँ से होती रोग होता है? हृदय में होता है कि फेफड़े में होता है, किडनी में कि आंख में? कहाँ पर रोग होता है? और ये आंख में होता है। आंख में होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब सही आपका है। ग्लूकोमा रोग जो होता है आंख में ही होता है, बिल्कुल जवाब सही है। जवाब यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म आपका है, आंख में रोग होता है। आगे आ जाइए। मानव में वात परागण रोग किसके द्वारा होता है? एक परागण रोग है, वात परागण रोग, हवाओं के द्वारा जो है आपके फेफड़े तक पहुंचते हैं परागण कण और आपको बीमारी पैदा करते हैं। तो पंछियों द्वारा होता है। चलिए, जवाब बता ही दिया गया, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, तितलियों द्वारा। जवाब इसका बोल दीजिए आप लोग। तो इसका जवाब जो है वायु द्वारा होता है। कुछ विशेष प्रकार के परागण जो पुष्पन जब होता है उसी टाइम पे परागण उड़ते हैं और आपके जो है फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन फैलाते हैं, उसी को वात परागण रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण आंखों में रतौंधी रोग होता है? सबको पता है, तुरंत उत्तर मिल जाना चाहिए इसका। रतौंधी रोग का कारण क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम बताइए, क्या है वैज्ञानिक नाम, क्या इसका है वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम इसका है। वो बताओ, आयोडीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आयोडीन मिलता कहाँ से है? नमक। नहीं, नमक में आयोडीन कहाँ से आता है? हरित शैवाल तब कर देंगे। हरित शैवाल सही करेंगे। समुद्री खरपतवार या हरित शैवाल को सही करेंगे वहां पे। अच्छा, ये बताइए, मानव शरीर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, क्या % होती है? प्रोटीन कितने % मानव शरीर में होता है? 17%। 17% भाग मानव शरीर में प्रोटीन का होता है। अगला आ जाइए। कैल्शियम का? मानव नेत्र क्या? कैल्शियम का कितना होता है? अब कैल्शियम का तो बताना मुश्किल है। इसमें देखिए, मुख्य रूप से कार्बनिक तत्व जो होते हैं, कार्बनिक तत्व जो होते हैं, प्रोटीन का जो अवयव है 17% है प्रोटीन। कैल्शियम के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि हड्डियों का महत्वपूर्ण अंग है, वो हड्डियों का पार्ट है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका में होगा कैल्शियम भी आपका। लेकिन 17% प्रोटीन है। इसे क्या है कि शरीर का निर्माण जो मुख्य रूप से होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो मुख्य रूप से 4 अवयव मुख्य भूमिका में होते हैं।
प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। तो इसमें से परसेंटेज जो है, प्रोटीन का परसेंटेज जो आपका है 17% है। अगर पूरी शरीर आपकी पूरी तरह सूख जाए अगर, तो 17% भाग प्रोटीन का या हड्डियों से रूप में या जिस रूप में भी मिलता है, सब मिलाकर 17% है इसका ये यहाँ पे योगदान इसका प्रोटीन का। चाहे वो अम्ल के रूप में हो, चाहे वो जो हड्डी के रूप में हो, जिस भी रूप में प्रोटीन इकट्ठा शरीर में होता है, 17% का योगदान है। और आप जानते हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम कितने प्रकार के शरीर में है? प्रोटीन होता कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं या एंजाइम कितने प्रकार के शरीर में होते हैं? 20 21 भाग, 21 प्रकार के होते हैं और सब के सब प्रोटीन होते हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न हमारा यहाँ पे, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? मतलब वहां पे रक्त नहीं होता है, कौन सा हिस्सा है? रेटिना है कि कार्निया है, आइरिस है या पुतली है? क्या चीज है जहां पे रक्त नहीं होता है? कार्निया है सर। जवाब देख लीजिए इसका, मुझे भी नहीं कंफर्म है। चलिए बहुत बढ़िया, तो कार्निया है। कार्निया ये जो है नेत्रदान में जो है कार्निया ही प्रयोग किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रश्न भी मेरा यही था कि नेत्रदान जब करते हैं आप जो है, तो उसमें किस अंग का दान करते हैं? तो कार्निया ही है वो जो आप दान करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सी कोशिका पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है? कौन सी कोशिकाएं हैं पौधों के अंगों को जन्म देती है और बढ़ने में मदद करती है? तो कौन सी कोशिका? ऑक्सिन है कि क्लोरोप्लास्ट है, मेरिस्टेमेन है या साइटोकार्मिन है, काइनिन है? क्या चीज है वो? पादप वर्धक एक वो आता है, क्या बोलते हैं, टॉनिक आता है, तो इसी का इस्तेमाल उसमें होता है। नहीं भाई, वो नहीं, चीज यहाँ पे नहीं है। मेरिस्टेमेटिक है, अलग तरह का शब्द है ये। और पादक हार्मोन का नाम मुझे नहीं याद रहा, कोई हार्मोन है जो पौधों में बढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अलग तरह का प्रश्न है। कौन सी कोशिका पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उन्हें बढ़ने में सहयोग करती है? तो इसका यहाँ पे जवाब है मेरिस्टेमेटिक। आगे आते हैं, घोड़ों एवं गधे के बीच संकर को क्या कहा जाता है? मतलब घोड़ों और गधों में अगर संकरण कराया जाए तो क्या पैदा होगा? जेबरा पैदा होगा, बंदर की खोता के, या खच्चर? क्या पैदा होता है? खच्चर होगा सर। खच्चर इसका जवाब बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं कि खच्चर जो है प्रजनन क्षमता में बिल्कुल क्या बोलते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता नहीं खच्चरों की होती है, लेकिन बड़े ही काम के होते हैं, बहुत ही इनसे जो है काम लिया जाता है खच्चरों से, और प्रजनन क्षमता इनके पास नहीं होती है। तो एक घोड़ों और गधों की जो संकर प्रजाति है खच्चर है। एक का नाम सुना होगा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक ऑपरेशन फ्लड को लेकर के, वो भी संकर प्रजाति ही थी जो कि दुग्ध क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नाम बताइए, संकर ऑपरेशन फ्लड के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है या किस व्यक्ति ने क्रांति लाया था? नाम बताइए उनका पहले। बर्गिस कुरियन नाम था उनका नाम था बर्गिस कुरियन। और बर्गिस कुरियन ने संकर, बताओ किसमें किसमें संकर पैदा करके जो आपकी फिजिशियन गाय पैदा किया था? क्या क्या चीजें को संकर कराया था उन्होंने? तो जवाब इसका आपका है गाय, देसी गाय जो होती हैं, गाय और सुअर, गाय प्लस जो है सुअर, इनके संकरण से क्या पैदा हुआ? जो फ्रीजियन गाय हम कहते हैं, जर्सी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं जर्सी गाय। तो जर्सी गाय का मतलब क्या हो गया? आप ध्यान से कभी ध्यान देंगे, कभी आपके दिमाग में कोई चीज अगर आएगी, तो अगर जरा मॉडल देखेंगे जर्सी गाय का, इनके कहीं कहीं से जो शुगर का जो कलर होता है, चाहे मुंह पे मिलेगा, कहीं कहीं शरीर पे चित्ता मिलेगा, मतलब कहीं कहीं जरूर मिलेगा ये।
इन्हीं के संकरण से आपके जो है फ्रिजिशियन गायें पैदा हुई जो बहुत दूध देती हैं, और वहीं से आपकी दूध क्रांति यहाँ पे शुरू होती है भारत में। इसके पहले यहाँ की गायों को 1 कप टी के नाम से जाना जाता था, मतलब 1 कप चाय के रूप में जानते थे यहाँ की गायों को। कुछ गायें यहाँ के दूध देती हैं, इससे शुद्ध नस्ल जैसे हरियाणवी गाय हुई, कुछ नस्ल यहाँ पे हैं जो दूध देती बढ़िया है, लेकिन बाकी गायें जो है कम दूध देने वाली थी। चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करना आपको है, किस रसायन का प्रयोग करेंगे आप? सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम है सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, नाइट्रिक सल्फेट, क्या लगाएंगे उसमें ताकि आपका जो कवक यहाँ का लगा हुआ है वो नष्ट हो जाए? क्या डालेंगे उसमें आप? कॉपर सल्फेट। चलिए जवाब बहुत बढ़िया, आपका जवाब बिल्कुल सही आपका होना चाहिए। कॉपर सल्फेट ही है जो पानी की टंकी में कवक विनष्ट के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। जवाब देख लीजिए इसका। तो कॉपर सल्फेट है, इसका इस्तेमाल पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे आ जाइए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षण जो दिखते हैं जीव कोशिकाओं में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आनुवांशिक लक्षण है को नियंत्रित करने का लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम है, या आपका हार्मोन है? क्या चीज है? डीएनए होगा। डीएनए ही होगा, क्योंकि जो कोई बच्चे में, जैसे मान लीजिए अभी जल्दी में एनडी तिवारी थे, दक्षिण भारत के थे, तो कहते थे मेरा लड़का नहीं है। बाद में जब डीएनए टेस्ट होता है तो क्या मालूम पड़ जाता है कि वो लड़का ही नहीं का है। बाद में उसको स्वीकार करते हैं। मतलब जब कोई बच्चों के लेकर कोई समस्या खड़ी होती है, बच्चा किसका है, उनका है कि हमारा है, इसको लेकर डीएनए टेस्ट होता है, वो बताता है कि जो है ये डीएनए जो आपसे क्या हो रहा है, आपसे मैच कर रहा है, इसलिए लड़का आपका ही है। डीएनए टेस्ट जो होता है क्या करता है, ये बच्चे की मानसिक लक्षणों को बताता है। तो डीएनए, इसका फुल फॉर्म को बताए, किसी फुल फॉर्म पता है इसका है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को भी बता दीजिए, आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत बढ़िया। तो ये आगे आते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद? बहुत बढ़िया प्रश्न है और आसान भी है, परीक्षा में बार बार आता भी है। बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा, थक्का बनाती कौन सी? बहुत बढ़िया, यही ध्यान से प्रश्न देखिए, प्रश्न ध्यान से देखिए। रक्त का थक्का बनाना है, विटामिन कौन सी है? के ही होगा सर। विटामिन ए है, के विटामिन के है, बहुत बढ़िया। फुल फॉर्म में इसका रासायनिक नाम किसी को पता है? रासायनिक नाम क्या इसका होता है के का? चलिए मुझे भी याद नहीं है सही से क्या, फ्लोमिंग कोई करके है ये, क्लेविन या फ्लोमिंग, लेकिन आप लोगों को तो याद होना चाहिए ये सब चीजें। मुझे याद ना हो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को याद होना। विटामिन ए का नाम बताइए, क्या नाम है? क्या फ्लो को रोकता है, फ्लोविन करके है। टोकोफेराल। टोकोफेराल है नाम इसका? नहीं, टोकोफेराल नहीं है, फ्लोविन है। चलिए चलिए देखिएगा इसको, फिलहाल आप लोगों को आना चाहिए। देखिए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बी का नाम है थायमिन, और डी का नाम है, डी का नाम बताइए। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का नाम क्या है? सी का स्कारबिक अम्ल है। और
विटामिन ई का नाम और डी का, विटामिन ई और के दो बच रहा है, एक टोकोफेराल हाइवे करेगा, इसमें एक टोकोफेराल एक है, एक राइबोफ्लेविन है। तो इसमें से दोनों में से एक नाम होगा, चाहे टोकोफेराल होगा चाहे राइबोफ्लेविन होगा। चलिए तो देखिएगा इसको, इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, शक्ति गृह, पावर स्टेशन। सबको पता है, बता दीजिए पटना। माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, लग रहा है कुछ पढ़ने लगे आप लोग कुछ है। माइटोकॉन्ड्रिया, इतना तैयारी हम लोगों की नहीं हुई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो। अरे सर, मानव पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आता है। नहीं नहीं, पढ़ते जाएंगे तो आएगा, तो इसी में से कहीं आसमान से नहीं आएगा। पढ़ते जाएंगे, कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत कठिन हो, थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है उसको, लेकिन अधिकतम आप जो पासिंग मार्क देगा आपको, जो नंबर ले आएगा, इसमें नंबर देने वाले प्रश्न है, नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है। दो एक नंबर होते हैं जो विशेष होते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप टेंशन मत लीजिए उन सबका। अधिकतम प्रश्न जो है कवरिंग करने का, जो प्रश्न अधिकतम जहां से आते हैं वो सब प्रश्न ऐसे ही आते हैं। मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, मतलब पाचन क्रिया जो होती है अधिकतम भाग जो है किस अंग में होती है? पैनक्रियाज छोटी में, आत्मा। महाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो इसका छोटी जवाब आपका आत्मा। क्या है? छोटी आंत है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत में लंबाई कितनी होती है इसकी? 5 मीटर शायद, कि 5 फीट ऐसे। अच्छा, तो बड़ी कौन सी आंत? छोटी आंत बड़ी होती है कि लंबाई में बड़ी आंत लंबाई में बड़ी होती है? छोटी आंत बड़ी होती छोटी आंत छोटी बड़ी बड़ी, होती है सर। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। 5 से 6 मीटर और शायद है सर। हाँ हाँ, वो हमको 21 फुट है, कुछ इस तरह कुछ लंबाई है इसकी। लेकिन बड़ी छोटी आंत होती, बड़ी होती है, और उसी में पाचन क्रिया होती है। बिलाई करके इसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं जो खाना पकाने वाला काम करते हैं। लार में भी परीक्षा में प्रश्न इसके पहले भी आया था। तो इसका जवाब है टाइलिन, लार में मिलता है। किसी मानव शरीर का ब्लड बैंक भी आया था। विटामिन के का नाम जो है, हाँ हेलो, हाँ, बताइए। आइलोक्विनोन है। आइलोफिनोन। फ्लो को रोकता, हाँ, फ्लो को रोकता फाइलोक्विनोन। आइलोफिनोन है, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, वो टोकोफेराल, चलिए ठीक है, ठीक, बिल्कुल आइलोफिनोन बिल्कुल सही है। ब्लड बैंक क्या आप किसको बोलेंगे? यकृत को, प्लीहा को, किडनी को, हृदय को? ब्लड बैंक प्लेहा होगा। प्लीहा। प्लीहा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत आसान प्रश्न है, कई घुमा फिरा के दे रहा, देखो दे रहा है इसे घुमा फिरा करके। लोहा। तो लोहा मिलता है। और इसको हम क्या, रक्त लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? लोहे के कारण होता है। इसी के कारण। और उसी को हीमो बोलते हैं, हीमो। और हीमोग्लोबिन शब्द उसी से बना हुआ है। एक चीज यहीं से और देखिए, जिंक बताओ कौन सा काम शरीर में, जिंक जिंक का काम क्या शरीर में होता है? जिंक कौन सा काम करता है शरीर में? जो उसका शुगर को कम करता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम के निर्माण में। पाचन तंत्र को एंजाइम के रूप में मजबूत करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला काम जिंक करता है। और बाकी चीजों के बारे में नहीं पता हमें है क्या क्या काम करता है। एक कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 मिलता है, वो भी रक्त को बनाने में मदद करता है, कोबाल्ट धातु है। अगर हमारी पाचन क्रिया में प्रोटीन किसके, परिवर्तित पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है किस रूप में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में, शर्करा में, अमीनो अम्ल में, वसा में? अमीनो अम्ल में। अमीनो एसिड। चलिए बहुत बढ़िया। सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं किसके अंग होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कई प्रोटीन। बार बताया गया है। इसका जवाब देख लीजिए, जवाब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आ जाइए।
पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, क्या काम करती है? मस्तिष्क में होती है। निद्रा। उपयोगिता क्या है इसकी, कौन सा काम करती है मुख्य रूप से? निद्रा निद्रा पीनियल नींद और निद्रा लाती है। चलिए ठीक है। क्या है? हेलो। पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होती है, निद्रा या सोने के लिए जिम्मेदार करती है। आपको नींद इस तरह से आराम करने के काम, शरीर को आराम देती है। भ्रूण के अंदर बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? जो भ्रूण बनता है, पिता। पिता। पिता पिता। लिंग निर्धारण जो होता है, सही बात है, पिता के द्वारा ही होता है, एक्स वाई। तो यहाँ पे आप जो है पिता करके माता के दोनों लिखना यहाँ पे है। पिता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि पिता ही एक्स वाई होता है, बाकी माता का तो एक्स एक्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र महिला शिशु के लिए जिम्मेदार है? जो महिला पैदा करेगी, एक्स मतलब वाई। मुक्ति पैदा होगी। बाल लड़के। महिला शिशु के लिए कौन सा एक्स सूत्र एक्स सही करेंगे? एक्स एक्स करेंगे, एक्स वाई एक्स करेंगे, वाई वाई करेंगे? एक्स हाँ, जब एक्स लड़की पैदा एक्स एक्स तब उसके लिए होगा। एक्स एक्स होता है। एक्स वाई माने क्या होता है? लड़का होता है। वाई वाई माने क्या? वाई वाई में कोई होता है क्या? नहीं वाई होता। होता। वाई जेड भी नहीं। नहीं होता है। कभी कभी गुणसूत्र जब ट्रिपल मात्रा में जुड़ते हैं, एक्स एक्स करके जुड़ने लगते हैं, तो वहां पे कौन समस्या खड़ी होती है? मंद बुद्धि। तो हम भीमकायता या सिंड्रोम के नाम से, सिंड्रोम या भीमकायता के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल सिंड्रोम होता है, बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, और एक भीमकायता रोग होता है जिसमें शरीर का आकार बड़े शरीर खाली अलग तरीके से हो जाता है। आने से खाली अगला प्रश्न है, ट्यूबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टांग में। खोपड़ी में, हाथों में, मुंह में, टांगों में? चलिए, फिबुला और टिबुला दो हड्डियां, पैर जो नीचे का पैर जो होता है, जब फीमर आपकी जो होती है जांग से लेकर के यहाँ तक जुड़ी हुई होती है, फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। लेकिन जब नीचे आते हैं, दो हड्डियां यहाँ पे होती हैं, घुटने के बाद की जो दो हड्डियां यहाँ पे होती हैं, एक इसमें फिबुला होती है, एक टिबुला होती है। दो हड्डियां यहाँ पे होती हैं, फिबुला और टिबुला जो है यहाँ पे। टिबिया और टिबिया लेकिन लिखा है यहाँ पे भैया, टिबुला टिबुला बता रहे हैं हमें। टीबिया तो होता ही है, सबसे चमकीली हड्डी यही होती है। चलिए, टिबिया, फिलहाल टिबिया जो यहाँ पे हड्डी किसकी है? ये आपके पैर के नीचे की हड्डी है, जो किसको हम क्या बोलते हैं? जो अंगूठे से टच होती है। अंगूठे से नीचे से लेकर, मतलब दो हड्डियां जो आती है उसमें दो हड्डियां होती हैं, टिबिया उसी की हड्डी है ये, टिबिया। और ये आपकी टांगों की हड्डी है ये। सबसे चमकीली हड्डी। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में किसकी गति पर पता लगाने के लिए ईसीजी का परीक्षण होता है? किसकी गति ईसीजी का होता है? हार्ट। हृदय की, हृदय की, किडनी हृदय की, हृदय मस्तिष्क की? हृदय की। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बिल्कुल सही है। ये यंत्र का एक तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो है हम जो है ग्राफ से हम जो है ग्राफ। पता करते हैं हृदय का, हमारी धड़कन जो है किस तरह से नियंत्रित है, किस तरह से चल रही है। तो हृदय की धड़कन को पता करने के लिए हम जो है ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाइए। और कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मतलब बुद्धि जो होती है? सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला है, कि इसमें से कोई नहीं है? क्या चीज है? सेरिब्रम होगा शायद। मुझे लग रहा है दोनों चीजें आपका है, खाली अलग अलग दो बार लिख दिया इसने। सेरिबेलम अलग सेरिब्रम अलग होता है। फिलहाल दोनों शब्दावली मिलती है मस्तिष्क नियंत्रण के लिए, मतलब गति के लिए, हाँ हाँ। दोनों का मिलता है। इसे मस्तिष्क, जैसे क्या कि आपका जो इंद्रिय संचालन जो होता है, हाथ का उठना, पैर का उठना,
या बात करना, ये सब नियंत्रण जो आपके पिछले दिमाग के आपके माथे का वाला अगला अलग चीज है, पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो नियंत्रण करता है इनका है। तो दोनों सेरिबेलम में आता है, कहीं सेरिब्रम मिलता है, कहीं सेरिबेलम मिलता है, वो तो अंदर में नहीं दिख रहा है दोनों के लेखन में और बाकी चीजों में। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे सेरिबेलम सही किया, देख लीजिए सही क्या किया हुआ है यहाँ पे जो सेरिब्रम होता है वो तो इसके लिए, लेकिन जो हम लोग सोचने की क्षमता होती है, एक्टिविटी होती है, तो सेरिब्रम है, और सेरिबेलम जो पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है। चलिए देख लीजिए, अलग यहाँ सेरिब्रम सही किया हुआ है, सेरिबेलम ना सही करके सेरिब्रम सही किया हुआ है। चलिए, तो प्रश्न एक बार और देख लीजिए, कौन सा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो सेरिब्रम सही किया यहाँ पे। अगला जाइए, प्रश्न तो आसान है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, जवाब दे दीजिए इसका। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 90 से 120 80 से 160। ये वाला सही है। 120 80 होता है सर। हाँ? क्या 120 80 होता है? 80 120 नहीं होगा, 120 80 होता है। 80 120 नहीं होगा, दोनों पूछा सही लिखा होगा। नहीं नहीं नहीं, दोनों में अंतर है। कंडीशन के हिसाब से जिस तरह से पूछा उसमें 120 80 होगा। सामान्य रक्तदाब तो पहले उच्च है फिर निम्न है। हाँ बताइए। अरे पूछने के तरीका से 120 80 होगा, क्योंकि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो 120 के हिसाब से देखता है, पुनः वो उधर से 80 के ज्यादा, क्योंकि सिस्टोलिक होता है फिर डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक आपका 80 होता है, सिस्टोलिक 120 होता है, इसलिए 120 80 होगा। पहले चलिए जाएगा ठीक है, पुनः जो होता है। इसका मतलब है पहले अधिक बढ़ता है पुनः कम होता है, उच्च रक्तदाब पुनः हाँ निम्न हाँ ग्लूकोज। दबाव पहले प्रेशर पड़ता है, पुनः दबाव कम होता है, तो 120 का अधिकतम है नॉर्मल में, और पुनः 80 जो होता है, 80 जब कम होने पर 80 हो जाता है। इसको बताओ, मापने का यंत्र कौन सा इसका है? मापने का यंत्र कौन सा है? स्टिग्मोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, ये परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है रक्तदाब मापने का। और आप जो तापमान मापते हैं, स्टेथोमीटर है वो, तापमान का क्या है? स्टेथोमीटर है। और स्फेग्नोमैनोमीटर जो आपका है रक्तदाब मापने का यंत्र है, कितना आपका बीपी कितना है। एक बार इसका उत्तर देख लीजिए क्या सही किया है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल सही है आपका है, तो पहले 120 और 80 इस तरह प्रश्न भी देखिए, दुविधा में डालने वाला प्रश्न है एकदम ये। तो सबसे अधिक बढ़ा रक्तदाब पुनः निम्न रक्तदाब, दोनों को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। अगले पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? मूत्र का जो है एक असामान्य घटक कौन सा है? यूरिया, कैरोटीन, एल्बुमिन और सोडियम। असामान्य घटक कौन सा है इसमें मूत्र का है? भाई मूत्र में तो यूरिया नॉर्मल रूप से रहता है, असामान्य पूछ रहा है यहाँ पे, असामान्य पूछ रहा है। वही कैरोटीन होगा आसमान में शायद। इसका देख लीजिए जवाब सही क्या कर रहा है। यूरिया तो सामान्य घटक थी करे मूत्र का। एम्बुमिन लिखा है यहाँ पे, एम्बुमिन। अच्छा, ये अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। फिलहाल कैसे भी है, लेकिन एक्चुअली दिमाग में ऐसे कुछ प्रश्न को देख लिया करिए। इसे क्या कि आपको दिमाग में है कि यूरिया में, आपके मूत्र में जो यूरिया मिलता है बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन पढ़ लिया करिए, प्रश्न की कंडीशन किस तरह की है। तो यहाँ पे सामान्य घटक नहीं दिया, असामान्य दिया हुआ है। ये चीजें दुविधा में डाल रही है कि हमारा यूरिया नहीं सही होगा, यहाँ पे कुछ और सही हो सकता है। तो यहाँ पे एम्बुमिन सही किया हुआ है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ है? अवशिष्ट पदार्थ कौन सा मनुष्य शरीर का? यूरिया है, अमोनिया है, आयोडीन है, नाइट्रिक अम्ल है, क्या सही करेंगे? अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया। अब यहाँ पे सही होगा, यूरिया अब यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया। नॉर्मल रूप से शरीर से बाहर निकलता है। जैसे अमोनिया भी हो सकता है सर। चेंज होता है, अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है।
देखिए अमोनिया, हाँ क्योंकि अमोनिया जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जो होता है जलीय जीव जो होते हैं, जल में पाए जाते हैं, चाहे मछली हो चाहे आपका जो भी जीव जो जल में होते हैं, उनमें उनका अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है, मानव हाँ शरीर तो का वही नहीं तो है। पूछा। क्या पूछा है? मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है आपका जो है वो चेंज करता है लीवर, और उसी जो यूरिया को आपका किडनी जो छानता है, अमोनिया को ही यूरिया निकालने के लिए यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। नस तो में आपका कौन देखिए सा दो, तत्व तो अमोनिया ही है। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, जो है अमोनिया है जरूर, लेकिन अमोनिया अंत में बाहर नहीं निकलता है ना, निकलता बाहर क्या है? नहीं, यूरिया यूरिया के बाहर क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ कौन सा बाहर निकलता है भाई? अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब क्या, हमारा निष्कर्षण किस रूप में हो रहा है उसका? तो निष्कर्षण हमारा यूरिया के रूप में ही हो रहा है। और मैंने बताया आपको, अमोनिया जो होता है, जो जलीय जीव जो होते हैं, तो जल में जैसे आपका मछली हो गई, मेढक हो गया, या इस तरह के जीव जो भी जल में रहते हैं, उनसे अमोनिया अमोनिया निसर्जित सीधे होती है, वहां पे यूरिया नहीं बनता है, वहां अमोनिया नहीं निकलता सीधे। फिलहाल जवाब इसका देख लीजिए, जवाब क्या सही यहाँ पे किया हुआ है, यूरिया और यहाँ पर यूरिया सही है। मतलब बनता कैसे, शरीर के अंदर क्या होता है, अंत में किस रूप में बाहर निकल रहा है, उसको आपको विशेष रूप से गौर करना है। और यहाँ पे अपशिष्ट का मतलब है जो गंदगी के रूप में बाहर निकल रहा है, वही आपका अवशिष्ट पदार्थ आता है। आगे आ जाइए। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी पेशियां शरीर में होती हैं? 365, 500, 656, 665, 800। 500 कितना है? तो 665 सही किया, यहाँ पे है 665 सही किया हुआ है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? दो बार दोबारा दांत जो निकलने की संख्या कितनी उनकी होती है? 20 12, 20, 24, 32। 32 20 20 पुनः दांत निकलने तो वाले पूरे होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। 20 होते हैं, 20। अच्छा नहीं है। उसकी संख्या 20 है, 20 दांत दोबारा निकलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में। जबड़े तो जबड़े मांसपेशी और हड्डी दोनों मजबूत कहाँ जबड़े की ही होती है। मांसपेशी भी परीक्षा में पूछेगा, जबड़े का है, जबड़ा ही जवाब देंगे आप। और हड्डी पूछेगा तब भी जवाब इसका आप जो है जबड़ा वाला ही देंगे। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? 23, 26, 30। तो 33 क्या सही करेंगे? जवाब यहाँ पे 33 है। 33 कशेरुकी अंग जो है शरीर में होते हैं मानव के। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए एक कक्षा को समाप्त कर लेते हैं यहीं पे, 58 प्रश्न पे आकर के समाप्त करते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने हुए होते हैं? ट्राइको कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट के, क्लोरोपेप्टाइड के, हाइड्रोलिक के, कोई नहीं। ट्राई ट्राई कैल्शियम ट्राई फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, हमको भी नहीं पता इसका उत्तर था, इसका सही उत्तर क्या है। चलिए, हमारे अस्थियों में दांत समानतः अस्थियां दांत किसके बने होते हैं? तो इसका जवाब है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। आप लोग टेस्ट में जुड़िएगा 11 बजे। सभी लोगों को शुभ रविवार। और बार बार धन्यवाद जुड़ने के लिए।